हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम यूपी टीजीटी सिविक्स 2004 के पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं राज्य हूँ, ये किसका कथन है? तो लुई सॉल्वे का। थर्ड ऑप्शन से मिल जाएगा, राज्य व्यक्ति से पहले है। राज्य व्यक्ति से पहले है, ये हो जाएगा सेकंड, यानी अरस्तु ने कहा था राज्य व्यक्ति से पहले है। और राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। ये किसने कहा था? तो ये हीगल ने कहा था। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, FWG हीगल। आगे है, राज्य व्यक्ति का बृहत रूप है। राज्य जो है व्यक्तियों का ही बृहत रूप है, तो ये प्लेटो ने कहा था। एक बार फिर से देख लेते हैं। मैं ही राज्य, लुई सॉल्वे ने कहा था राज्य व्यक्ति से पहले है। अरस्तु ने कहा था राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व, ये हीगल ने कहा था। और राज्य व्यक्ति का बृहत रूप है, ये प्लेटो ने कहा था। तो इस हिसाब से हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, राज्य में जिला न्यायाधीश को निम्न में से कौन नियुक्त करता है? तो यहाँ पर जिला न्यायाधीश पूछा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा राज्य का राज्यपाल जो है वो नियुक्त करता है। उच्च न्यायालय से परामर्श करके राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सामान्यतः जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य की न्यायिक सेवा के अधिकारियों में से वरिष्ठता तथा योग्यता के आधार पर की जाती है, लेकिन न्यायालय की सिफारिश पर राज्यपाल उस व्यक्ति को भी जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर सकता है जो कम से कम 7 वर्ष तक किसी न्यायालय में लगातार अविभक्ता रह चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत राज सम्मिलित है, तो पंचायत राज सम्मिलित हो जाएगी राज्य सूची में सम्मिलित है पंचायती राज्य। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष जो है दोनों सदनों की संयुक्त अध्यक्षता करता है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र का आह्वान राष्ट्रपति करता है, जबकि संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। तो यहाँ पर जब संयुक्त सत्र होगा दोनों की, तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष बनता है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और अगर पूछा जाए कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र का आह्वान कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति जिस निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं वह मिलकर बनता है, तो संसद तथा राज्यसभा की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विचारकों का कौन सा युग्म वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापकों में माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा मार्क्स और एंजल ने ही वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक माना जाता। फासीवाद ने राज्य को माना है, तो फासीवाद ने क्या माना है राज्य को? तो व्यक्तियों पर निरंकुश शक्ति। मुसोलिनी ने एनसाइक्लोपीडिया इटालियाना के 1932 के संस्करण में जिला यानी राज्य की फासिस्ट संकल्पना में सब कुछ समा जाता है, इसके बाहर कहीं मानवीय या आध्यात्मिक मूल्यों का अस्तित्व ही संभव नहीं, महत्व को बिल्कुल संभव नहीं। तो इस तरह से उन्होंने बताया है मुसोलिनी ने। आगे है, किसने यह इस विचार को व्यक्त किया है कि समानता जो है अप्राकृतिक और अवांछनीय है? मतलब समानताएं जो है प्राकृतिक और अवांछनीय है, वो आंसर हो जाएगा हमारा अरस्तु ने कहा है कि समानता जो है अप्राकृतिक और अवांछनीय है। अगर आगे देखते हैं व्याख्या। अरस्तु की मान्यता है कि कुछ मनुष्य प्रकृति से ही बुद्धि रहित तथा विवेक शून्य होते हैं और कुछ अन्य मनुष्य
बुद्धि तथा विवेक से संपन्न होते विवेकहीन व्यक्तियों का विवेकशील व्यक्तियों की दास्ता में रहना में प्राकृतिक नियमों के सर्वदा अनुकूल ही और इन दोनों में समानता स्थापित करना प्राकृतिक नियम के अनुकूल है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं तो यहाँ पर बताना है। तो संशोधन की बहुल प्रक्रियाएं ये भी पाई जाती हैं। राज्यों को संशोधन की पहल करने का अधिकार नहीं है, तो ये भी सही है। बाकी कुछ संशोधन केवल राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित किए जा सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। संविधान संशोधन संबंधी विवाद के समाधान के लिए संसद के सदनों के संयुक्त बैठकें, तो ये का ख घ यहाँ पर का ख ग घ जो भी सही है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विधि के शासन वाक्यांशों में प्रयुक्त विधि पद का अभिप्राय है, तो विधि पद का अभिप्राय पूछा है तो मानव स्थापित विधि, मानव स्थापित विधि। निम्न में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं तो रक्त संबंध में पाए जाते हैं, धर्म, युद्ध और राजनीतिक चेतना में। राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के अनुसार ना तो राज्य की उत्पत्ति के विशेष समय का पता लगाया जा सकता है और ना ही किसी विशेष कारण का। यह विभिन्न तत्वों के प्रभाव से युग युगांतर के दौरान अपने वर्तमान रूप में विकसित हुआ, जिसमें स्वजन, समूह, धर्म यानी रिलीजियंस, युद्ध और राजनीतिक चेतना, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस की विशेष भूमिका रही है। आगे देखते हैं, निम्न वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर, राज्य की उत्पत्ति उत्पादक के शोषण परक सिद्धांतों के रक्षार्थ हुई है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। मार्क्सवाद के अनुसार राज्य की उत्पत्ति ना तो किसी नैतिक उद्देश्य की सिद्धि के लिए हुई है और ना ही मनुष्यों की इच्छा पूर्ति के लिए। यह तो उच्च विवेक की अभिव्यक्ति है, ना उच्च इच्छा की। इसके विपरीत राज्य एक ऐसी संस्था है जो एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग के दमन और शोषण के लिए स्थापित की जाती है। आगे देखते हैं, स्वतंत्रता वह सब करने और आनंद लेने की सकारात्मक शक्ति या क्षमता है जो करने या आनंद लेने के योग्य है। तो टी.एच. ग्रीन का है स्वतंत्रता का ये विचार, यहाँ पर टी.एच. ग्रीन का है। आगे, निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों के आधार पर भारत में संसदीय प्रणाली वाली सरकार कार्य करती है। तो यहाँ पर क ख ग घ दिया है, तो यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले नाम मात्र का कार्यकारिणी अध्यक्ष, ठीक है, ए का सही है। खा है उपराष्ट्रपति के उच्च सदन की अध्यक्षता, गलत हो जाएगा। मंत्री परिषद में वास्तविक कार्यकारिणी अधिकारी का होना और कार्यकारिणी का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर बतलाया है। किसने बतलाया है तो डाइसी ने बतलाया है। विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता दोनों में डिफरेंस बताया है ए बी डाइसी ने। डाइसी के शब्दों में विधिवेत्ता जिस प्रभुसत्ताधारी को मान्यता देते हैं उसके पीछे एक दूसरा प्रभुसत्ताधारी रहता है जिसके सामने कानूनी प्रभुसत्ताधारी को झुकाना पड़ता है। आगे है, एक विचारशील व्यक्ति नीति भ्रष्ट प्राणी है। एक विचारशील व्यक्ति जो है नीति भ्रष्ट प्राणी है। मनुष्य के विषय में ये विचार किसने प्रतिपादित किया था, तो आंसर हो जाएगा रूसो ने प्रतिपादित किया था कि एक विचारशील व्यक्ति नीति भ्रष्ट प्राणी है। रूसो का विश्वास था कि संसार में पाए जाने वाले पाप, भ्रष्टाचार तथा दुष्टता मनुष्य की जन्मजात दुष्टता का ही परिणाम है, बल्कि वे पूर्ण रूप से विकृत सामाजिक संस्थाओं की उत्पत्ति है। एक विचारपूर्ण कला तथा संस्कृति ने मनुष्य को उसके लक्ष्य से हटा दिया है और उसे पथ भ्रष्ट कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विचारकों में से किस एक ने यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा के बीच अंतर बताया है। तो यहाँ पर यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा के बीच जो अंतर बताया है वो है रूसो ने बताया है। आगे देखते हैं,
यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। रूसो के तात्कालिक इच्छा एक्चुअल विल और तात्विक इच्छा यानी रियल विल में अंतर क्रिया है। तात्कालिक इच्छा जो है मनुष्य के स्वार्थ और तात्कालिक सुख या लाभ पर आधारित है। तात्विक इच्छा सबके हित और मनुष्य के परम हित से जुड़ी होती हैं। आगे देखते हैं, उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण क्या है। तो यहाँ पर जो है उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण है, यह सभी शक्तियों के मतों के समान मानता है। वह सभी व्यक्तियों के मतों के समान मानता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित सरकारों की व्यवस्थाओं में दोहरा शासन किसका आवश्यक लक्षण है। तो दोहरा शासन जो है संघीय व्यवस्था का लक्षण है। संघीय व्यवस्था का दोहरा शासन जो है वो आवश्यक लक्षण है। आगे देखते हैं, सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करता है कि राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना, राजनीतिक आधार के आधार पर व्याख्या करना। आनुपातिक समानता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो आनुपातिक समानता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था अरस्तु ने प्रतिपादित किया था। अरस्तु ने के अनुसार राज्य की ओर से अपने पद, उपाधियों तथा पुरस्कार का वितरण नागरिकों की योग्यता तथा गुणों के अनुपात में किया जाना चाहिए। आगे क्वेश्चन है, जिसे हम सही तौर पर अधिकार कहते हैं वे वास्तविक में सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचना है। अधिकारों की ये परिभाषा किसने दी है। तो बेंथम ने दी है। ये बेंथम के अनुसार अधिकार जो है कानून की उपज है, यदि कानून नहीं तो अधिकार भी नहीं है। आगे है, मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान किया गया है। तो आंसर हो जाएगा जनप्रतिनिधि अधिनियम 1958 में। आगे है, फांसीवादियों के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप निम्न में से किसके द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में पाया जाता है। तो अभिजात वर्ग द्वारा। निम्नलिखित में से किसने फांसीवाद के सिद्धांत व वर्णन इस रूप में किया है कि समाजवाद व राष्ट्रवादी रूप है। तो आंसर हो जाएगा एल्फ्रेडो रोक्को ने कहा है। आगे है, निम्न में से कौन सा राज्य की नीति निर्देशक तत्व है। कौन सा है। तो राज्य जो है पर्यावरण की रक्षा तथा संवर्धन करने के प्रयास करेगा। संविधान अनुच्छेद 48 में वर्णित है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करने का प्रयास करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकता है कौन। उच्च और सर्वोच्च न्यायालय दोनों, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों रिट जारी कर सकते हैं मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सामाजिक संविदा के सिद्धांत से संबंधित है। तो लॉक जो हो जाएंगे, लॉक यहाँ पर सामाजिक संविदा के सिद्धांत से संबंधित है। लॉक के राज्य की संपत्ति सामाजिक समझौते के सिद्धांत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था। तो 24 अक्टूबर 1945 को। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड एक्टन द्वारा कहा गया है कि और डी टॉकविले ने समानता और स्वतंत्रता को एक दूसरे का विरोधी माना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समाज में समानता का निहितार्थ किसका अभाव था। तो विशेषाधिकारों का अभाव जो है समाज में समानता का निहितार्थ है। तो समाज में समानता विशेषाधिकार का अभाव है। समानता के सिद्धांत का जन्म विशेषाधिकार संपन्न वर्ग के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है लोकतंत्र। राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है लोकतंत्र। राजनीतिक समानता का अभिप्राय है अधिकार प्राप्त हो हर व्यक्ति को शासन के कार्यों में। राजनीतिक समानता लोकतंत्र का मुख्य तत्व है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करना पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा लोकसभा के उपाध्यक्ष
को लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करना पड़ेगा। सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, तो हॉब्स ने कहा है ये सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। आगे देखते हैं, राज्य व्यक्ति से पहले है, ये किसका मत है? राज्य व्यक्ति से पहले। तो सबसे पहले हमने देखा था, तो आंसर हो जाएगा हमारा अरस्तु। ए और आर सूची में भी इस तरह से कथन दिया गया था। अरस्तु का मानना है कि राज्य एक समग्रता है तथा व्यक्ति इसका अंग है, जैसे शरीर से उसके अंगों का संबंध है। चूंकि समग्र का अस्तित्व पहले आता है और अंगों का बाद में, इस आधार पर राज्य का जन्म व्यक्ति से पूर्व हुआ है। हॉब्स के अनुसार क्या सही हो जाएगा? तो राज्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके संपत्ति से संबंधित अधिकार। यद्यपि संप्रभुता के समक्ष जो है व्यक्ति अपने सारे अधिकार त्याग देते हैं और शासक के विरुद्ध व्यक्तियों के कोई अधिकार नहीं रह जाते, जीवन के आत्मरक्षा के अधिकार को छोड़कर। अगला क्वेश्चन है, परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुलवादी विरोध करते हैं क्योंकि दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि राज्य। आगे देखते हैं, यदि संविधान संप्रभु है तो तात्कालिक संप्रभुता का आरोपित कौन हो जाएगा? तो विधि निर्माता निकाय हो जाएगा। आगे है, राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? राज्य के स्वरूप के बारे में, तो राज्य जो है साधन और साध्य क्या है? दोनों है। राज्य जो है साध्य और साधन दोनों है। उदारवादी राज्य को साधन मानते हैं जबकि आदर्शवादी राज्य को साध्य मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, समानता के उदारवादी विचार से निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता अनुरूप नहीं है? तो आंसर हो जाएगा आर्थिक समानता। उदारवादी आर्थिक समानता के पक्षधर नहीं है जबकि मार्क्सवादी इसके पक्षधर हैं। ग्रीन ने स्वतंत्रता को माना है। क्या माना है ग्रीन ने? तो अपने योग्य काम करने की क्षमता। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता उन बातों का करने का अधिकार है जो दूसरों के विरुद्ध नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कोटेशन है। फ्रीडम इज द पावर और कैपेसिटी ऑफ डूइंग और enjoying something worth doing or enjoying and that so something we do or enjoying with other। अगला है, स्वतंत्रता इसके अलावा और कुछ नहीं है कि उस इच्छा को प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों के अनुदिष्ट अंतःकरण पर आधारित हो। निम्नलिखित में से कौन सा वाद इस वक्तव्य को मानता है? तो यहाँ पर उदारवाद हो जाएगा सही आंसर। उदारवाद, ए ऑप्शन। उदारवाद मानता है कि स्वतंत्रता इसके अलावा और कुछ नहीं कि उस व्यक्तियों को प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों के अनुदित अंतःकरण पर आधारित हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से तीन ऐसे हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं, चौथा कौन सा जो तीनों से अलग है? तो उदारवाद हो गया, बहुलवाद हो गया, व्यक्तिवाद, समाजवाद। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तीनों के तीनों एक साथ हैं और समाजवाद बिल्कुल अलग है। आगे देखते हैं, पुरुषों के लिए युद्ध वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व। ये किसने कहा है? ये कहा है मुसोलिनी का कथन है। मुसोलिनी का उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास था। उसके अनुसार प्रत्येक राज्य को अपने हितों की साधना करनी चाहिए, चाहे उसके लिए राज्यों के हितों का बलिदान क्यों ना करना पड़े। इसलिए विश्व शांति कभी संभव नहीं है। शांति को ऐसे तालाब के समान है जो जहाँ पानी ठहरकर गंदा हो जाएगा। बिना युद्ध को कोई मानव जाति या समाज अथवा राज्य जो है उत्पत्ति नहीं कर सकता। मुसोलिनी के शब्दों में ही पुरुष के जीवन में युद्ध का वही स्थान है जो नारी के जीवन में मातृत्व का। अगला है, जनतांत्रिक समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद एक दूसरे से इस आधार पर भिन्न है कि वह जोर देते हैं व्यक्ति स्वतंत्रता पर। जनतांत्रिक समाजवाद व्यक्ति स्वतंत्रता पर बल देता है जबकि मार्क्सवाद उसकी बात नहीं करता है। उदारवाद का मौलिक सिद्धांत है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा हमारा लोक लेखा समिति। भारतीय संसद की समितियों में लोक
लेखा समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति है। इसका मुख्य कार्य यह देखना है कि सार्वजनिक कोष संसद द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार सरकार द्वारा व्यय किया गया या नहीं। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं तथा 15 लोकसभा के तथा 9 राज्यसभा के होते हैं। इस समिति का अध्यक्ष विपक्षी सदस्य होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है कार्यपालिका विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायी। तो यहाँ पर संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका सत्ता में तभी तक बनी रहती है जब व्यवस्थापिका में उसका बहुमत बना रहता है। मंत्रिपरिषद यानी कार्यपालिका के सदस्य व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय के किस मुकदमे में यह कहा गया था कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मूल अधिकारों के सिद्धांत को नहीं बदला जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अगला है निम्नलिखित में से किन दो राजनीतिक दर्शन में यह मत व्यक्त है कि समितियां राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक? तो आंसर हो जाएगा हमारा हॉब्स हो जाएगा और रूसो हो जाएगा। तो इन दोनों हॉब्स और रूसो का मानना है कि समितियों राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक है। हॉब्स का मानना है कि कानून संप्रभु की आज्ञा है, इसलिए संप्रभु कोई भी निर्णय लेने में स्वतंत्र है। समितियां संप्रभु की इस प्रकार की शक्ति में हस्तक्षेप कर रही हैं। इसी प्रकार रूसो का मानना है कि संप्रभुता समान इच्छा में निहित है। कौटिल्य जो है विरचित अर्थशास्त्र का संबंध है किससे? राजनीतिक विज्ञान से। तो मतलब कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र वो किससे संबंधित? राजनीतिक विज्ञान से। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता संबोधित किया था किसने? तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस का नाम नहीं है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था सिंगापुर में किया गया था 1943 में। आगे है महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या उद्देश्य था? तो यहाँ पर कोई भी उद्देश्य नहीं है, वैसे उनका दांडी मार्च नमक कानून को तोड़ना और सत्याग्रह से संबंधित था। अब अगला क्वेश्चन है। भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा मतदाता। अब यहाँ पर है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की भूमिका में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं? तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? 42वां संशोधन। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि 76 में हुआ था। 44वां 78 में हुआ था। ठीक है, इसको मिनी संविधान भी कहते हैं। 42 को मिनी संविधान की संज्ञा भी दी गई है। आगे है भारतीय संविधान में निम्नलिखित मौलिक अधिकारों की संख्या है? तो आंसर हो जाएगा 6। मौलिक अधिकार जो है वो 6 हैं। 42वें संशोधन द्वारा पहले 7 थी, लेकिन संपत्ति का अधिकार जो है वो हटाकर तो हमारे मौलिक अधिकार हो जाएंगे 6। आगे है अगला क्वेश्चन है। मूल भारतीय संविधान में शामिल राज्य के निर्देशक तत्वों की संख्या कितनी थी? तो आंसर हो जाएगा 14। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के बीच जो है भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। तो आंसर यहाँ पर जो है वो 14 है। आगे, यदि भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व अपना पद छोड़ना चाहे तो वे किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र लिखेंगे? तो उपराष्ट्रपति, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रपति का रिक्त पद आवश्यक भर लिया जाना चाहिए कितने माह के अंदर? तो आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 6 माह के भीतर भर लेना चाहिए। अनुच्छेद 62 के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु या त्याग पत्र या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्त होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। आगे है कितने वर्षों की आयु में कोई भारतीय नागरिक भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा 25 वर्ष। 25 वर्ष की अवस्था होने पर कोई भी क्या है प्रधानमंत्री बनने के योग हो सकता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का
उत्तरदायी होता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद का उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। एक ऑप्शन सही है। अनुच्छेद 75 में और 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो आई होप आपको ये 2004 टीजीटी पेपर सिविक्स का पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और अगले वीडियो में।